Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are good. Today we are going to learn chemistry chapter number 2, structure of atoms. In the last lecture we discussed about the discovery of proton, electron and neutron. हमने उसकी डिस्कवरी पढ़ी थी और फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था. And today we are going to discuss the models. Rutherford atomic model, Bohr's atomic model. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में उसके पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे. बोहर एटॉमिक थ्योरी जो थी वो किसने दी थी और उस थ्योरी में क्या था. इस तरह हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. उसमें हम लोगों ने किस तरह जो है साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, उस पर हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस आए थे, क्या रिजल्ट्स आए थे और रदरफोर्ड थ्योरी को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्यों उसमें डिफेक्ट्स थे. ठीक है, ये आज जो है वो हम पढ़ेंगे और एंड पर हम लोग बोहर और रदरफोर्ड में एज अ डिफरेंस समरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि इन दोनों थ्योरीज़ में क्या डिफरेंसेस थे, रदरफोर्ड क्यों रिजेक्ट हुई थी और बोहर्स को जो है वो क्यों एक्सेप्ट कर लिया गया था. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. He bombarded alpha particles on a 0.00004 centimeter thick gold foil. रदरफोर्ड क्या था, एक उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था. उसमें क्या था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस थे जो कि को एग्जिस्ट कर रहे थे. एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे जो को एग्जिस्ट कर रहे थे, यानी कि उनकी प्रेजेंस थी वहाँ पे. वो बेसिकली क्या कर रहे थे, उनकी बम्बार्डमेंट हो रही थी. बम्बार्डमेंट आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. उस लास्ट लेक्चर में बम्बार्डमेंट किसके अंडर हुई थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर. और यहाँ पर उन्होंने हमें एक सेंटीमीटर में वैल्यू बता दी है कि इतने सेंटीमीटर जो थी उनकी बम्बार्डमेंट हुई थी अल्फ़ा पार्टिकल्स पर. अल्फ़ा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम. बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब हम लोगों ने ली है. ठीक है, या एक ओपन एटमॉस्फेयर में तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते. तो एक कंटेनर में ये सब कुछ हो रहा था. कंटेनर में पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस को लिया था. उसमें जो है वो बम्बार्डमेंट हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, हमारे पास क्या कहते हैं, चार्जेस की बम्बार्डमेंट हो रही थी अल्फ़ा पार्टिकल्स पे. और वहाँ पर उन्होंने हमें बता दिया था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट हो रही है वो उसकी सेंटीमीटर में क्या लेंथ है. ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. मैं आप लोग को फिर बता देती हूँ एक बार. अल्फ़ा पार्टिकल्स का मेन काम क्या है या वो कैसे काम करते हैं. इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब में कंटेनर में से रेडिएशंस पास होती हैं. रेडिएशंस क्या हैं, बेसिकली वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलकर बनती हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, रेडियम और पोलोनियम. ठीक है, जो कि बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होती है. ठीक है, हीलियम एज अ गैस उस कंटेनर के अंदर यूज़ हो रही है और उसमें क्या हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं और बम्बार्डमेंट हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की. दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट. ये पेनिट्रेट भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स में प्रेजेंट हैं उनकी पेनिट्रेशन की बात हो रही है कि वो पेनिट्रेट भी कर सकते हैं. इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं. ठीक है, नंबर 1 कि रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्डस्टोन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द होल थ्योरी हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड कोएग्जिस्ट इन एन एटम. ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 0.0004 centimeter thick gold foil. Alpha particles are emitted by radioactive elements like radium and polonium. These are actually helium nuclei. They can penetrate through matter to some extent. Then he observed the effects of alpha particles on a photographic plate. Basically ये हमारे पास हम लोग जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स के जो इफ़ेक्ट है उनको ऑब्ज़र्व करते हैं. ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट के अंडर हो रहा है जिसमें बेसिकली क्या है, जिंक सल्फाइड है. अब हम इस डायग्राम से मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो बताऊंगी. ठीक है, हम बताएंगे हमने इसे ऑब्ज़र्व क्या किया. आप लोग देख रहे होंगे आपको यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो चार्जेस नज़र आ रहे हैं. हर जगह आपको पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं. ठीक है, और क्या हो रहा है, उनमें से रेडिएशंस पास कर रही हैं, वो भी पॉजिटिव चार्जेस की ही रेडिएशन है जो कि बेसिकली हीलियम है. रेडियम और पोलोनियम ये रेडिएशंस इसमें से पास करें. आप देख रहे हैं कि कुछ जो है वो रेडिएशन स्ट्रेट पास नहीं कर रही, यानी कि वो डिफ्लेक्ट कर रही हैं. कुछ जो है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन कर रही हैं, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन कर रही हैं और कुछ क्या है, रेडिएशंस पास ही नहीं कर रही, वो रिपेल बैक हो रही हैं. ठीक है, ये 3 चीज़ें थी जो कि रदरफोर्ड मॉडल में जो है वो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व की. इसके अब ऑब्जर्वेशंस पढ़ लेते हैं हम. ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड.
हमारा मेन मकसद क्या था रदरफोर्ड मॉडल में कि जो चार्जेस हैं वो डिफ्लेक्ट करें, लेकिन ज़्यादातर जो चार्जेस थे या ज़्यादातर हमारे पास जो पार्टिकल्स थे वो तो अनडिफ्लेक्टेड थे, यानी कि वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, पास नहीं कर रहे थे। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू डिफ्लेक्टेड। अब अगर हम 20,000 पार्टिकल्स की बात करें तो सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट कर रहे थे एट फेयरली लार्ज एंगल्स एंड फ्यू बाउंसेस बैक ऑन हिटिंग गोल्ड फॉइल। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि 20,000 पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट कर रहे, मतलब जो रेडी थे पास होने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए, जिसमें से सिर्फ कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ जो है वो बाउंस बैक हो गए, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन पर थे और कुछ हमारे पास लार्ज डिफ्लेक्शन पे थे, और कुछ क्या थे, रिपेल बैक हो गए। Almost all particles pass through the foil undeflected. Out of 20,000 particles, only a few deflected at fairly large angle and few bounces back on hitting gold foil. Results: since most of the particle pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty. अगर कोई रेडिएशंस या फिर हमारे पास कोई पार्टिकल्स पास करते तभी हमारे पास जो था उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता। अब जब अनडिफ्लेक्शन जा रही है, बहुत कम पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, बट बल्कि मोस्टली जो है वो अनडिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, तो क्या है, एटम का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है, यानी कि खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर ज़्यादा रेडिएशंस पास करती हैं या डिफ्लेक्ट करती हैं तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन अभी उसका वॉल्यूम क्या है, एम्प्टी। The deflection of a few particles prove that there is a center of positive charges in an atom which is called nucleus of an atom. बेसिकली जो यहाँ पर हमारे पास डिफ्लेक्शन हो रही थी कुछ पार्टिकल्स की, यानी कि कुछ जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे वो हमें सिर्फ इतना बता रहे थे कि यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है। जहाँ इतने ड्रॉबैक्स थे तो वहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट भी था कि इसने बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नंबर 3, द कंप्लीट रीबाउंसेस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। जिन पार्टिकल्स ने हमें ये बताया कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये हम उन पार्टिकल्स की बात करें जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, उन पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे जो अनडिफ्लेक्ट हुए हैं, क्योंकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिफ्लेक्ट नहीं किया, कुछ पार्टिकल्स हैं, यानी कि आप समझें कि अगर 10 पार्टिकल्स हमारे पास गिवन है तो उसमें से 2 पार्टिकल्स पास हुए हैं, तो जो 2 पार्टिकल्स पास हुए हैं उन्होंने हमें क्या बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जो कि सेंटर है पॉजिटिव चार्जेस का, और उसने हमें ये बताया है कि न्यूक्लियस की जो अपीयरेंस है वो क्या है, डेंस एंड हार्ड। Number 4, since a few particles show that nucleus is very dense and hard, few particles were deflected. Size of nucleus is very small as compared to the total volume of atom. और उसने हमें ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बेसिकली एटम से क्या है, कम, यानी कि वेरी स्मॉल। ऑब्वियसली अगर एटम का जो साइज़ है वो न्यूक्लियस उसके अंदर पाया जाता है, तो इसलिए न्यूक्लियस का जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा। नंबर 5, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो कुछ हमारे पास पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट किए थे उन्होंने हमें ये भी बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एन एटम एज अ होल इज़ अ न्यूट्रल, therefore the number of electrons in an atom is equals to the number of protons. रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा कि एक एटम जो है वो पूरा ही न्यूट्रल है, इसलिए जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के इक्वल हैं। Number 7, except electrons, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि वो पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ लाई कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। हमने जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, इसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, कुछ रिपेल बैक कर रहे हैं। तो अब हमने बेसिकली जहाँ हमने ऑब्ज़र्व रिज़ल्ट्स पढ़ लिया, अब हम डिफेक्ट्स भी पढ़ते हैं ना, क्योंकि रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिज़ल्ट आया है वो 100% करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शंस भी हैं जिसमें हमें वो ये बता रहे हैं कि एटम जो है वो उसका वॉल्यूम एम्प्टी है, वो क्यों है एम्प्टी, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट मतलब उसको निकाल कर जो है वो बाकी सबको न्यूक्लियॉन्स कह रहा है। अब हम फर्दर इसके डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। ऑल्दो रदरफोर्ड प्रूव्ड दैट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम वाज नॉट करेक्ट। रदरफोर्ड ने प्रूव किया कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो जो एटम था वो करेक्ट नहीं है। लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट द प्लम पुडिंग इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब रदरफोर्ड उसको रिजेक्ट कर रहा है।
Number 1, according to the classical theory of radiations, electrons being charged particles should release or emit energy. बेसिकली अगर हम लोग बात करें क्लासिकल थ्योरी की, तो उसमें क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जब वो रिलीज़ करें या इमिट करें तो उनसे एक एनर्जी प्रोड्यूस हो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई, यानी कि जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए उनसे कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट लाइट स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इमिट करते हैं तो उनमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी इसमें लाइट स्पेक्ट्रम बना, यानी कि वो एक कांस्टेंट सा स्पेक्ट्रम है, क्योंकि एनर्जी पास नहीं की, कोई जो है वो पार्टिकल्स इमिट नहीं कर रहे, इसीलिए क्या है, लाइट स्पेक्ट्रम मतलब एक स्ट्रेट लेवल स्पेक्ट्रम जिसमें कोई वेव्स नहीं है, जिसमें कोई एनर्जी का लेवल नहीं है। ठीक है, इनिशिएटेड द क्वेश्चन टू आंसर्स, कुछ क्वेश्चन अराइज हुए थे इस थ्योरी के रिलेटेड जो आंसरेबल थे। हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर एटम स्टेबल, और उसने कहा कि एटम्स जो है वो कोलैप्स क्यों करते हैं और वो स्टेबल क्यों हो जाते हैं। वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, और एटम जो है, हम लोगों ने अभी लाइन स्पेक्ट्रम की बात की, उसने कहा कि वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है। साइंटिस्ट कंसीडर देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एन एटम। ये जब क्वेश्चंस अराइज हुए तो हमें पता चला कि एक तो ये कि वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा, एंड द सेकंड थिंग उसने कहा कि एटम कोलैप्स क्यों कर रहे हैं और वो कोलैप्स भी कर रहे हैं और वो स्टेबल भी हैं, ऐसा क्यों। साइंटिस्ट ने फिर ये सोचा कि रदरफोर्ड में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं, उसके अलावा हमें जो है वो एक और मॉडल चाहिए ताकि जो हम इसको क्लासीफाई कर सकें। नेक्स्ट मॉडल जो था वो था बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। Defects in the Rutherford atomic model, Neil Bohr presented another model of an atom in 1913. Rutherford atomic model के जो डिफेक्ट्स थे, उसने जब उसके डिफेक्ट्स देखे तो उसने एक और मॉडल बनाया, जो साइंटिस्ट का नेम है वो है नील बोहर। इन 1931 ही इंट्रोड्यूस द बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। हम क्वांटम थ्योरी के बारे में, एक मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी जो कि हम इसके लास्ट में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा इसके बारे में, विच इज़ यूज्ड एज द फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। According to the Bohr's model, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. बोहर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, वो कंटिन्यूसली ही ऑब्जॉर्व और इमिट एनर्जी नहीं कर रहे। ठीक है, द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन द ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। बोहर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ना, वो एक ऑर्बिट्स के अंदर एक फिक्स्ड एनर्जी में जो है ना वो रिवॉल्व करें। दैट इज़ वाई इट इज़ क्वांटाइज्ड। जब जैसे आप कोई चीज़ें अरेंज करके रखते हैं तो वो एक बिल्कुल अरेंज्ड फिनोमेना हो जाता है, इसी तरह इसमें क्या है, क्वांटाइज्ड फिनोमेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली वो एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, जो पहला जो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आप उसके लेवल्स देख रहे हैं। नंबर 1 इज़ के लेवल, नंबर 2 इज़ एल एंड देन एम। इसमें आप देख रहे होंगे एन की वैल्यू के में है 1, एन की वैल्यू है देन 2 देन 3। हर लेवल का जो है वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो पहला लेवल होगा वो 1 होगा, देन सेकंड, देन थर्ड। बेसिकली इसमें से इमिट भी हो रहे हैं और ऑब्जॉर्व भी हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या आ रहा है, रिलीज़ ऑफ एनर्जी। जब इमिट कर रहे हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, वो है डेल्टा इज़ इक्वल्स टू एच वी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि हमने आगे फर्दर जो है वो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर आप यहीं पर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को अच्छे से समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट शेल है उसको के कहते हैं, सेकंड शेल को एल, थर्ड शेल को एम, और रिलीज़ ऑफ एनर्जी में हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। और जहाँ पे आपको एन की वैल्यूज़ हो, जितने नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ़ एन की वैल्यू होगी। अब बोहर्स के जो थे उस कुछ पॉस्टुलेट्स आए थे, यानी कि उसने अपनी थ्योरी को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स जो थे वो बनाए थे। The Bohr's atomic theory is based upon following postulates. Number 1, the hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electrons are revolving in one circular orbits of radius r around the nucleus. हाइड्रोजन एटम जो है वो बेसिकली एक टाइनी न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करता है। हाइड्रोजन एटम एक टाइनी न्यूक्लियस के ऊपर कंसिस्ट करता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस r अराउंड द न्यूक्लियस। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी डेट इज़ क्वांटाइज्ड। हर शेल का अपना एक नेम है, हर शेल अपनी एक जगह पे है, और इसीलिए जो क्या है वो है क्वांटाइज्ड, और दैट्स वाई इट्स रिलीजिंग एनर्जी। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और ऑब्जर्व एनर्जी।
जितनी देर एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रहेगा या एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तो एक टाइम आएगा जब वो रेडिएट और ऑब्जर्व करना बंद कर देगा। यानी कि अगर वो एक लाइन स्पेक्ट्रम में है, उसकी कोई मूविंग नहीं है, कोई रिवॉल्विंग सिचुएशन नहीं हो रही, तो क्या होगा, वो रेडिएट और ऑब्जर्व एनर्जी करना बंद कर देगा। द एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एनर्जी क्या है, आप यहाँ तो एनर्जी को इमिट कर सकते हो, यहाँ तो ऑब्जर्व कर सकते हो। सिर्फ तब कर सकते हो जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। नंबर 4, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। जब एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि के शेल में और वो एम शेल में जंप कर रहा है, इट ऑब्जॉर्ब्स एनर्जी। व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी। जब कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो लो से हाई में जंप करेगा तो वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब एनर्जी करेगा। लेकिन जब कोई हाई से लो में जंप करेगा तो वो रेडिएट करेगा। तो जो हाई एंड लो एंड हाई का फिनोमेना है उसमें बेसिकली चेंज ऑफ एनर्जी भी आएगा। तो जो चेंज ऑफ एनर्जी की हमने डेफिनेशन जो है वो इसमें पढ़ी थी, इसके डायग्राम में, वो थी डेल्टा E इक्वल्स टू HV। डेल्टा E का बेसिकली क्या है, E2 माइनस E1, यानी कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है हाई से लो से हाई, इज़ इक्वल्स टू HV। एच की यहाँ पे हमारे पास एक फ़िक्स वैल्यू है, वो है 6.63 × 10⁻³ जाउल सेकेंड। ये इसकी वैल्यू है। यू हैव टू क्रैम दिस वैल्यू, यू हैव टू मेमोराइज दिस वैल्यू विद द यूनिट। एग्जैक्ट वैल्यू आपने याद करनी है, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट चैप्टर में जो आपने एवोगैड्रो की वैल्यू पढ़ी थी आप उसके साथ इसको रिलेट करके जब इसको रॉन्ग करें, ठीक है। MVR इज़ इक्वल्स टू NH2π। जो हमारे पास मोमेंटम, वेलोसिटी और रेडियस, ये 3 चीज़ें थी जो रिलीज़ ऑफ एनर्जी में हमारे पास काम आ रही थी, वो उस किसके इक्वल हैं, NH/2π के, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 1, 2 and 3। हमने इस बोहर्स एटॉमिक मॉडल में n इज़ इक्वल्स टू 1, n इज़ इक्वल्स टू 2, n इज़ इक्वल्स टू 3 पढ़ा था, और हर सब शेल जितने ज़्यादा शेल्स आते जाएंगे उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, या आपने इसको एज इट इज़ क्रैम कर लेना, मेमोराइज कर लेना फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज़ क्वांटम हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। अभी हम क्वांटाइज्ड क्वांटम की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, बेसिकली क्वांटम क्या होता है, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है उसकी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। इट इज़ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और ऑब्जर्व्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने बोहर्स में भी यही पढ़ा, यहाँ तो एनर्जी इमिट हो रही है, यहाँ तो हमारे पास रेडिएट कर रही है। क्वांटा इज़ द प्लूरल ऑफ क्वांटम। क्वांटम जो है वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो उसका जो है वो प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, क्वांटा। इन 1918 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू जर्मन फिजिशिस्ट मैक्स प्लैंक फॉर हिज वर्क ऑन क्वांटम थ्योरी। अगर मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ना देता तो कभी भी नील बोहर जो है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल को बना नहीं सकते थे, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक का जो है वो इस थ्योरी में बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए उनको जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1980 में इन फिज़िक्स। और जो हमारे पास उनको एज अवार्ड दिया गया था वो था जर्मन फिजिशिस्ट। ये थी हमारे पास 2 थ्योरीज़, रदरफोर्ड एंड बोहर। हम इसको रिवाइज़ करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी समरी देख लेते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। बोहर्स की थ्योरी क्या थी, वो क्वांटम थ्योरी पर डिपेंड थी, जबकि रदरफोर्ड की क्लासिकल थ्योरी पे थी जो कि रिजेक्ट हो गई थी। रदरफोर्ड में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर्स में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। दोनों में ये चीज़ें सेम थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रॉन्स रदरफोर्ड में रिवॉल्व तो कर रहे थे लेकिन कोई ऑर्बिट्स का आइडिया नहीं था। बोहर्स में क्या था, ऑर्बिट्स का एक एंगुलर मोमेंटम था, एक फिक्स्ड रेशो थी। नंबर 4, एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यहाँ पर एटम्स को क्या कहा गया था कि क्या करें, वो कंटिन्यूस जो था वो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करें, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, ठीक है। और एटम्स शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर उनको ये कहा गया था कि आपने बोहर्स में क्या करना है, बोहर्स में अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है तो उसमें लाइन स्पेक्ट्रम भी होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली जब तक लाइन स्पेक्ट्रम नहीं आएगा तब तक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एटम्स शुड कोलैप्स, एटम्स शुड एग्जिस्ट। रदरफोर्ड में क्या था कि वहाँ पे सिर्फ एटम्स कोलैप्स हो रहे थे, यानी कि बम्बार्ड कर रहे थे, लेकिन बोहर्स में क्या था, बेसिकली वो एग्जिस्ट कर रहे थे, वो कोलैप्स नहीं कर रहे थे। कोलैप्स करके एक दूसरे को डेंजर नहीं कर रहे थे या उनकी डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे, वो बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे थे और अपने अपने ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट कर रहे थे, और उनका एक अपना अपना एनर्जी लेवल था, ठीक है। Next is test yourself 2.2. How was it proved that the whole mass of an atom is located at its center?
Rutherford bombarded alpha particles on 0.00004 centimeter thick gold foil. Almost all the particles passed through the foil undeflected, only few bounces back. The complete rebounds of few alpha particles showed that nucleus in an atom in an extremely small positively charged part. यहाँ पे वो हमसे जो पूछ रहा था कि होल मास ऑफ एटम जो है वो कैसे लोकेट करता है सेंटर के अंदर, तो उसकी एक वजह ये थी कि उसके सेंटर में बेसिकली न्यूक्लियस होता है जो कि है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो ये पॉइंट जो था वो रदरफोर्ड के कुछ पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे उन्होंने प्रूव किया था। हाउ वॉज इट शोन दैट द एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज? अल्फा पार्टिकल्स आर द हीलियम न्यूक्लियाई बेसिकली, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो हम लोगों ने हीलियम की जो थी वो न्यूक्लियाई पढ़ी थी, रेडियम एंड पोलोनियम। These are double positively charged particles. The deflection and rebouncing of few particles stored at atomic nuclei. जो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई थी वो हमें बता रही थी बेसिकली रीबाउंडिंग। नंबर 3, नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम। हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे जो कि हमें ये बता रहे थे कि मास ऑफ एन एटम क्या है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द मास जो बेसिकली मास ऑफ एन एटम है। Protons and neutrons are present in the nucleus, determine the mass of an atom. The sum number of protons and neutrons is equals to the mass of an atom. जो protons और neutrons के equal हमारे पास जो sum आ रहा था वो किसके equal था? atom के। Number 4, क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी के बिटवीन डिफरेंस। बेसिकली वो रदरफोर्ड और बोहर्स के अकॉर्डिंग हमसे डिफरेंस पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। क्लासिकल थ्योरी जो था उसमें क्या कर रहा था कि चार्ज पार्टिकल जो थे वो बेसिकली रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Quantum theory of radiation, according to the quantum theory of radiation, energy is not emitted or absorbed continuously in the form of packets or the bundles which are unknown as a quantum. Number 5, how can you prove that angular momentum is quantized? This question is very important. यह पेपर में मस्ट आता होता है। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में देख लें, आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में देख लें, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। MVR जो है इज इक्वल्स टू किसकी होगा? यहाँ वैल्यू पुट की हुई है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 1.0 इंटू 10⁻34। ठीक है, ये उन्होंने हमें एक वैल्यू दे दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल हमने अब बताना है कि हमने क्या बेसिकली बताना है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है? MVR इज इक्वल्स टू NH2π। हमने बोहर्स के पोस्टुलेट में उसकी एक वैल्यू पढ़ी है कि n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 है और h की जो है वो 6.63 इंटू 10⁻23 है और 2π वेयर n जो है हम लोग n की वैल्यू अब पुट करेंगे एज अ 1 एज अ 2 एज अ 3। ठीक है, सो ऑन, आप इसको सो ऑन भी कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम है, अगर हम NH/2π में वैल्यू पुट करें तो n की वैल्यू है 1 इंटू h डिवाइड बाई 2π। और इस तरह अगर हम एंगुलर मोमेंटम 2 के लिए बात करें तो इसमें 2 की वैल्यू पुट हो जाएगी। हम लोगों ने बताना है कि वो क्वांटाइज्ड है या नहीं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर n इज इक्वल्स टू 2 इज ट्वाइस द एंगुलर मोमेंटम फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 देखें तो बेसिकली वो ट्वाइस होगा ना n इज इक्वल्स टू 1 के। तो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स एंड नॉट इन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बाउंड कर रहा है टू रिमेन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स एंड नॉट इन बिटवीन। वो इन ऑर्बिट्स के साथ बेसिकली बाउंड कर रहा है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1 है तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ बाउंड कर रहा है। अगर 2 है तो वो ट्वाइस है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स बाउंड कर रहे हैं। इसी वजह से क्या बताया गया है कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटाइज्ड पढ़ा, जो बेसिकली क्या है? एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, या तो वो इमिट कर रही होती है या तो ऑब्जर्व कर रही होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास ऑर्बिट फॉर्म में होंगे उससे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी इमिट होगी और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व होगी। So this was our lecture. I'm going to repeat everything. फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इसमें क्या था कि गॉल्सन एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग थ्योरी आई थी। इसमें क्या था? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस थे जो कि को एग्जिस्ट करते थे इन एन एटम। ये बम्बार्ड करते थे अल्फ़ा पार्टिकल्स को, जिसमें हमारे पास एक सेंटीमीटर में लेंथ दे दी जो थी 0.0004 सेंटीमीटर। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? वो इमिट कर रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, जो कि बेसिकली क्या थे? हीलियम न्यूक्लियाई, जिसको हम रेडियम और पोलोनियम भी कहते हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द मैटर टू सम एक्सटेंट। हम लोगों ने इसके डायग्राम से ऑब्जर्व किया था कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ जो है वो रेडिएशंस पास कर रही हैं, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन पे, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन पे, कुछ रिपेल बैक कर रही हैं। इसकी ऑब्जर्वेशंस में हमने देखा था
कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे थे, कुछ जो है वो फेयरली लार्ज एंगल्स पर अनडिफ्लेक्टेड थे और कुछ जो है वो रिपेल कर रहे थे। रिज़ल्ट में हम लोगों को उन्होंने क्या बताया था कि वॉल्यूम जो है वो एटम का ऑक्यूपाई है क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं। डिफ्लेक्शन जो है जिनकी हो रही है, उन्होंने बताया कि इसमें न्यूक्लियस ऑफ एटम है, न्यूक्लियस ऑफ एटम डेंस एंड हार्ड है, और ये बताया कि वो स्मॉल है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू एटम। इस तरह हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे। डिफेक्ट्स में बेसिकली सारी प्रॉब्लम थी उसकी रेडिएशंस में, ठीक है, उसकी इमिट और रिलीजिंग ऑफ एनर्जी में, और उसमें क्या था हमारे पास स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी जो कि रदरफोर्ड में था लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि हमें चाहिए था कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी तो थी वो क्वांटम थ्योरी पर डिपेंड करती थी, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पे। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नील बोहर ने प्रेजेंट किया था मॉडल इन 1913 पे, जिसमें उन्होंने ऑर्बिट्स बना दिए थे ताकि जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डिवाइड किया जा सके, वो अपने अपने ऑर्बिट्स में रहें, और हर ऑर्बिट की एक वैल्यू फिक्स कर दी थी क्वांटाइज्ड इक्वेशन की तरह। जो सबसे पहला शेल था उसको के कह दिया, जो सेकंड शेल था उसको एल कह दिया, थर्ड शेल को एम कह दिया। इसी तरह हमारे पास एन नंबर ऑफ एन आ गया, जो पहला शेल होगा वो 1 होगा, सेकंड 2 होगा, थर्ड होगा। इसी तरह हमारे पास जो उसके पोस्टुलेट्स थे हम लोगों ने वो पढ़े, किस तरह जो है अगर लो से हाई में जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो ऑब्जर्व करेंगे एनर्जी, और हाई से लो में करेंगे तो रेडिएट करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक वैल्यू थी जो इक्वेशन है हमारी बहुत एटॉमिक मॉडल की, वो रिलीज़ और ऑब्जर्व ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करती है, जो कि है डेल्टा E2 - E1 इज इक्वल्स टू HV। एच की हमारे पास एच जो है बेसिकली कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। और अगर जब भी हम लोगों ने मोमेंटम, वेलोसिटी और रेडियस की तीन चीज़ें इस बोहर्स एटॉमिक मॉडल में निकालनी हो, या फिर हम लोगों ने NH की क्या है 2π फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करके h की वैल्यू पुट करके 2π कर देंगे तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन हमने डिस्कस किया था कि क्वांटम क्या है। क्वांटम बेसिकली एक फिक्स्ड एनर्जी है, ये हमें बताती है कि कितनी एनर्जी इमिट और ऑब्जर्व हुई है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और मैक्स प्लैंक को अपनी क्वांटम थ्योरी की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था। समरी हम लोगों ने पढ़ी, रदरफोर्ड में क्लासिकल थ्योरी थी और बोहर्स में क्वांटम थ्योरी थी। इसमें क्या था कि कोई आइडिया नहीं था ऑर्बिट्स के बारे में, और जबकि हमारे पास बोहर्स में जो है परफेक्ट ऑर्बिट्स का जो था वो एक आइडिया था। देन वी डिस्कस अबाउट द टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम इट, एंड इन दिस लेक्चर इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। इसमें आपने क्या याद करना है क्या नहीं वो मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 4 पॉइंट्स और इसकी डायग्राम ज़रूर याद करनी है। ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स एंड डिफेक्ट्स, ये आपने एज इट इज़ इसको याद करनी, जितने डिफेक्ट्स हैं, जितने रिजल्ट्स हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन हैं। पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑब्जर्वेशन पूछ सकते हैं कि रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो कि सिर्फ दे आर 2 इन नंबर, तो आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, तो प्लीज़ 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 यू डोंट हैव टू स्किप द डिफेक्ट्स। देन वी डिस्कस द बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। हम लोगों ने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, होल लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। इसको आपने क्या करना है, 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना जैसे मैंने किया हुआ है, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम के बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सो यू हैव टू गो फ्रॉम द डायग्राम। पोस्टुलेट्स आपने एज इट इज़ याद कर लेने, आपने इसकी इक्वेशन ज़रूर मेंशन करनी है। एज जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू करेक्ट जो है वो लिखनी है आपने, और हमारे पास आपने क्वांटम थ्योरी को इसमें ज़रूर एक्सप्लेन करना है। अगर आपको समरी आ जाती है तो समरी तो एक जैसे कहते हैं ना, एक हलवा है किसी चीज़ का, वो है, ठीक है। अगर आपको पहले आप समरी पढ़ें और फिर जो है वो इनको 1 बाय 1 दोनों थ्योरीज़ को पढ़ें तो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट योरसेल्फ के हमने सब क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अगर आपको आंसर्स में कोई भी डिफ़िकल्टी हो, यू कैन गो थ्रू माय नोट्स। मेरी नोट्स में एग्जैक्ट मैंने आंसर्स मेंशन कर दिए हुए हैं, और अगर आपको कोई भी आंसर की समझ नहीं आई, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हियर। और किसी भी किस्म की अगर आपको इस लेक्चर में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, यू कैन आस्क मी। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोटॉप्स, क्योंकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो हमने उसकी डायग्राम को डिस्कस किया है KLM, इसी तरह अब आकर जो है वो सब शेल्स भी बनेंगे इसके। हम ऑर्बिट से जो है वो शेल्स और फिर सब शेल्स बनेंगे, और हम किस तरह हर एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास उसको किस तरह पुट करके देख सकते हैं कि किसके पास जो है वो जो लास्ट ऑर्बिट है वो फिल है और किसके पास नहीं है। इसी तरह हमें पता चलेगा कि किसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और किसको लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। So I hope you will understand. In the next lecture we will discuss more about it. तब तक के लिए best of luck. Allah Hafiz.